Okay, so very good afternoon to all the dear students present in our class in both the links. And I think I will be properly audible to all of you. All of you have joined the class now, and the screen is visible to you. तो स्क्रीन दिख रहा है सभी लोग को? कोई एक बार फिर कंफर्म कर देगा? जस्ट Yes, sir. यस सर दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है। तो जो असाइनमेंट में हमने क्वेश्चन दिए थे उसके रिगार्डिंग आप लोगों के कुछ डाउट्स आ रहे थे या कुछ पूछना चाह रहे थे। एक थर्ड क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने बोला कि डिस्कस करना है। वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, और जिस क्वेश्चन में जिसको भी डाउट होगी, कुछ लोगों का हो सकता है 1 या 2 में भी डाउट हो, तो उसे क्लैरिफाई हो जाएगा। आई एम गोइंग टू जस्ट राइट द इक्वेशन and then by solving these equation you will be able to find the answer. तो हमारे असाइनमेंट में प्रैक्टिस प्रॉब्लम, नॉट द असाइनमेंट बट द प्रैक्टिस प्रॉब्लम था। इसमें 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, कहता है फाइंड द करंट इन ब्रांच पी क्यू। पी यहाँ पर मेंशन कर दिया इन्होंने और क्यू यहाँ पे मेंशन कर दिया। जस्ट 1 मिनट। ओके, नाउ इट्स ओके। तो P और Q पॉइंट दिए हुए, फाइंड द करंट इन ब्रांच P एंड Q। इस PQ ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है, और मैंने इसे मेंशन किया था कि आप इसको कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द मैथ एनालिसिस। आप अदर मेथोडोलॉजी से भी कर सकते हैं, बट हम मैथ से ही करते हैं पेपर क्वेश्चन मैथ के लिए। तो आई एम जस्ट फॉलोइंग द स्टेप्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द क्लास। दिस इज मैथ नंबर 1, it is having a current I1, and this is mesh number 2 having the current I2. And now we will write the equation for mesh number 1. For mesh number 1, when you will write the equation, I will start writing a equation from this particular point. किसी का माइक ऑन है बेटा, इसको आप म्यूट कर लीजिए। So at this from this point we will start writing the equation, और जब हम clockwise move करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट हमको ये बैटरी मिलेगी। We are coming outward from the positive terminal of the battery, so that it will be plus 4.2 volt. Then इसके बाद सेकंड ब्रांच में जब हम आते हैं, then 2 ohm resistance means the minus sign, 2 into current across this resistance is I1, it will be I1. इसके बाद इस PQ वाली ब्रांच में आते हैं। यहाँ पर हमने मूव किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट लेके हम PQ वाली ब्रांच में आए। PQ जो ब्रांच है, ये एक ऐसी ब्रांच है जो मैश नंबर 1 और मैश नंबर 2 दोनों में कॉमन है, और जब कभी भी हमको एक ऐसी ब्रांच मिलती है जो दो मैश में कॉमन है, वहां पर करंट की वैल्यू या तो I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 होता है। तो रेजिस्टेंस था तो हमने माइनस साइन लगा दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को 3 लिख दिया। अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं मैश नंबर 1 के लिए, तो वी आर कंसीडरिंग इट I1 इज ग्रेटर देन I2, देन इक्वेशन विल बी I1 माइनस I2। आफ्टर दिस अब हम इस वाली ब्रांच में आ गए 1 ओम में, फिर से रेजिस्टेंस माइनस। अब 1 ओम जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी दो मैश के बीच में कॉमन नहीं है, ये केवल और केवल मैश नंबर 1 का पार्ट है। तो सिंपल इक्वेशन -1 रेजिस्टेंस की वैल्यू और करंट की वैल्यू जो यहाँ पर होगी वो I1 करंट। फिर कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन ए क्लोज पाथ विल बिकम इक्वल टू 0, और ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 लिख करके यहाँ पर आ जाती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वी विल राइट द इक्वेशन फॉर द मैश नंबर 2। मैश नंबर 2 की इक्वेशन लिखते हैं। मैश नंबर 2 को मैं स्टार्ट करता हूँ, चलिए मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, जिससे आपको इजीली समझ में आए। टेक द ग्रीन कलर। मैश नंबर 2 को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, P से स्टार्ट करूंगा, P पे एंड करूंगा। फर्स्ट वाली ब्रांच में आए तो हमको फर्स्ट एलिमेंट मिला 2 ओम रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मींस द माइनस साइन, -2 करंट की वैल्यू I2। देन इसके बाद ये बैटरी मिला, बैटरी के पॉजिटिव से आउटवर्ड आ रहे हैं तो प्लस 3.5 वोल्ट। इसके बाद जब हम यहाँ पर मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए, अब आपके बाद फिर से 3 ओम मिलता है। 3 ओम फिर से 2 और 1 में कॉमन है, तो -3 करंट की वैल्यू अब की बार यहाँ पर I2 माइनस I1 होगी, और वापस P वाले पॉइंट पर आ गए, इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन अगर आप सब लोगों ने सही लिख ली हैं तो सॉल्व करके आपको I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी। इनको सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू क्या आ रही थी, क्या कोई बता सकता है? एनीवन कैन हेल्प मी? I1 की 1.5 और I2 1.6। I1 1.5 एम्पियर, 1.6, I2 1.6 एम्पियर। I2 1.6 एम्पियर। ओके, वेरी गुड। मतलब आप सभी लोग का आंसर आ रहा है। I1 इज 1.5 एम्पियर, I2 इज 1.6 एम्पियर। ये तो हमने सिंपल मैथ एनालिसिस अप्लाई किया और सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। पेपर में जो मार्क्स मिलेगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो पेपर के क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फाइंड द करंट इन द ब्रांच PQ।
अब PQ ब्रांच की बात कर रहा है, तो PQ जो ब्रांच है उस ब्रांच में अगर हम देखें तो PQ में करंट जो फ्लो कर रहा है वो ब्रांच की करंट जो है वो मतलब दैट ब्रांच इज कॉमन बिटवीन द टू मैसेज। तो यहाँ पर जो PQ ब्रांच को मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस, ये हमारे पास PQ ब्रांच है। अब इस PQ ब्रांच में करंट निकालना था, I1 करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और 1.5 एम्पियर है, तो I1 जो आपने कैलकुलेट किया ये 1.5 एम्पियर डायरेक्शन डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड, सभी को समझ में आ गया होगा, I1 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, I2 इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो I2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.6 और डायरेक्शन क्या है इसकी अपवर्ड डायरेक्शन 1.6 एम्पियर। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दो करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कहता है कि हायर करंट को लोअर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नेट करंट जो फ्लो करेगा इट विल बी 1.6 माइनस 1.5, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, 1.6 अपवर्ड डायरेक्शन 1.5 डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो 1.6 माइनस 1.5 और किसकी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है 1.6 का मैग्नीट्यूड हायर है तो उसकी बात को फॉलो करेंगे। वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है जिसके पास ज्यादा वैल्यू है उसकी बात मानी जाएगी, तो 1.6 वाज द हायर देन 1.5, तो डायरेक्शन विल बी फॉलोड फॉर द 1.5 कंसीडरिंग, और ये आपके पास PQ के अक्रॉस वैल्यू सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ गया 0.1 एम्पियर, सभी का आंसर मैच कर गया, और सब जिसका भी जिनको नहीं आया होगा उन्होंने कर लिया होगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट इसमें है तो आप पूछ सकते हैं, जितना मैंने बताया इसके बाद भी किसी को किसी पार्ट पे किसी पॉइंट पे कोई नो डाउट सर, नो डाउट, ओके दैट्स वेरी गुड। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी ऐड ऑन हो सकते हैं जिनको मैं यहीं पे करा देता हूँ। अभी तो उन्होंने कहा कि PQ ब्रांच में कितनी करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए कि आपसे पूछता है कि व्हाट इज द सोर्स करंट, व्हाट विल बी, क्वेश्चन आपसे कहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सर्किट दिया, कहता है व्हाट विल बी द सोर्स करंट, तो सोर्स करंट और सोर्स करंट में यहाँ पे दो सोर्स करंट दिए हुए हैं, तो सोर्स करंट में 4.2 वोल्ट सोर्स से करंट आउटवर्ड आ रहा है और एक 3.5 वोल्ट सोर्स से करंट आउटवर्ड आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ, ये मैं कुछ स्टार्ट पॉइंट बनाता हूँ, सोर्स करंट, सोर्स आपके पास दो है, पहला 4.2 3.5, 4.2 वोल्ट सोर्स एंड 3.5 वोल्ट सोर्स, तो 4.2 वोल्ट सोर्स है वो कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई बता सकते हैं? I1 4.2 वोल्ट सोर्स है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे क्वेश्चंस जब ऐड ऑन होते हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। 4.2 वोल्ट सोर्स है, इस सोर्स से करंट जो आउटवर्ड आ रहा है वो आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और इस ब्रांच में जो करंट है वो जो इस मेश की करंट है वो I1 करंट है, 4.2 वोल्ट की जो करंट है वो I1, और 3.5 वोल्ट जो सोर्स है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है I2, तो सिंपली आपको I1 और I2 की वैल्यू लिख देनी है, तो ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2, और ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। एक क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए कि वो आपसे बोलता है कि व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम, अक्रॉस 1 ओम लेते हैं, अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस में क्वेश्चन लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप across 1 ohm resistance, 1 ओम रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आपने करंट तो कैलकुलेट कर लिया, I1 I2 कैलकुलेट कर लिया, कहा सर आपने इतना ही बताया था, अब हमें निकालना है 1 ओम में वोल्टेज ड्रॉप, तो पहले हम देखेंगे कि सर्किट में 1 ओम है कहां, सर V इक्वल्स टू IR, ओके बिल्कुल, ये 1 ओम आपके पास 1.5 यस, तो 1 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसका आंसर सिंपली हो जाएगा V इज इक्वल टू IR, फार्मूला है, I की वैल्यू आपने कहा 1.5, ये I1 हो जाएगा 1.5, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है तो 1.5 वोल्ट। व्हाट विल बी द, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, व्हाट विल बी द पावर लॉस थ्रू, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेता हूं मैं कोई, पावर लॉस थ्रू 2 ओम थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर का लॉस हो रहा है, क्या कोई इसको बता सकता है? सर I स्क्वायर R। ओके, पावर लॉस के लिए फॉर्मूला भी आप सबको पता है, इसका मतलब
ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 3 ओम दी है, तो आप बोलोगे आई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 3। अब करंट 3 के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो कर रही है, वो 3 कौन सी है, 0.1 एम्पियर। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हमारे पार्ट नंबर 1 में, 0.1 था। देन इट विल बिकम 0.1 इंटू स्क्वायर इंटू 3। क्या यूनिट होगी इसको कैलकुलेट करने के बाद? यूनिट क्या होगी? सर वॉट। वेरी गुड, वेरी गुड। सर तो इसका मतलब के अक्रॉस पूछते तो हाँ 2 के अक्रॉस पूछते, मान लीजिए कि 2 के अक्रॉस पूछता तो 2 ओम 2 है आपके पास, एक 2 ओम यहाँ पर है और एक 2 ओम यहाँ पर दिया हुआ है। तो किस 2 ओम के अक्रॉस बात कर रहे हैं आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं इस 2 ओम की बात करता हूँ। PL इज इक्वल टू, फॉर्मूला फिर से आई स्क्वायर इंटू आर। करंट कितनी है, I2 है। इस वाले 2 ओम के अक्रॉस करंट कितना है, I2 स्क्वायर। I2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी 1.6 स्क्वायर इंटू आर, ये जाएगा 2। अगर आप इस वाले 2 ओम की बात करते हैं, अगेन द फॉर्मूला विल बी आई स्क्वायर आर। फॉर दिस 2 ओम रेजिस्टेंस द करंट इज I1, तो I1 स्क्वायर इंटू आर। I1 वैल्यू इज 1.5, तो 1.5 स्क्वायर इंटू आर वैल्यू विल बी 2। यहाँ से वैल्यू जाएगी 1। तो कहने का मतलब मेरा ये बताना ये चाहता था मैं कि जरूरी नहीं है कि वो आपसे कहे कि मैश करंट कैलकुलेट करो, I1 I2 कैलकुलेट करके वैल्यू दे दो। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बोले कि आप यहाँ पर मैश एनालिसिस अप्लाई करिए और इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बताइए, इसके अक्रॉस पावर ड्रॉप बताइए, यहाँ पे करंट बताइए। तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन को 90% सॉल्व कर लिया और लास्ट में आंसर तक नहीं पहुंचा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आल्सो बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन इन द पेपर। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इसका आंसर सभी का मैच कर गया? यस सर। यस सर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। मैं लिखता हूं यहाँ पर राइट द मैश इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ऑल्सो राइट द मैश इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो पहले यहाँ पर 2 मैश अज्यूम करेंगे, दोनों मैश के लिए इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं मैश नंबर 1 ले लेता हूँ, कंसीडरिंग दिस वन एज मैश नंबर 1, दिस इज I1, कंसीडरिंग दिस वन एज मैश नंबर 2, I2। ठीक है, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ मैं फॉर द मैश नंबर 1। तो मैश नंबर 1 के लिए लिखता हूँ मैं M1 लिख देता हूँ। M1 मीन्स द मैश नंबर 1। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये हो जाएगा +60 -10 इंटू I1 -15 I1 -I2 -5 into I1 will become equal to 0, equation number 1. For the mesh number 2 the equation will be, यहाँ से स्टार्ट करें अगर तो ये हो जाएगा -20 into I2 -60 -25 into I2 -15. Now I2 minus I1 will become equal to 0, equation number 2. क्या ये दोनों प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। यस सर। जितने भी लोगों का माइक ऑन है, केवल मेरा छोड़ करके, वो सब लोग माइक को ऑफ कर लें प्लीज, थोड़ा डिस्टरबेंस आता है। और पीछे जो चेक करते रहे, कई बार गलती से माइक ऑन हो जाता है तो हमें भी पता चल जाता है कि आपके घर में क्या खाना बन रहा है। तो अभी क्लास कर लेते हैं, तो प्लीज अपने माइक को म्यूट कर ले। मैथ नंबर 1 और मैथ नंबर 2 की जो इक्वेशन है वो मैंने लिखी। ये इक्वेशन मैंने सही लिखी है या फिर मैंने अगर कुछ गलती करी है तो बता सकते हैं आप। सही है गलत? सही है सर। सही है सर। वेरी गुड। अब आपने इसको सॉल्व किया होगा और फिर इसमें सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू निकाली होगी और 15 के अक्रॉस करंट पूछ रहा है तो I1 I2 -I2 करके आपने तो सॉल्व कर लिया होगा। इज इट ओके? यस सर। अब मैंने इसमें नई चीज को ऐड किया कि ऑल्सो राइट द मैश इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके बता सकता है? यस सर। यस -30 I1 + 15 I2 = -60। एक मिनट फिर से बोलिए। हाँ, -30 I1 + 15 I2 + I2 + 15 I2 दो लोग बोलेंगे -60। एक जना बोलो सर और सिंपलीफाइड नहीं है। 2I1 - I2 = 4। सर 2I1 = बॉक्स में लिख दो। 4 - 2I1 + I2 = 0। 4 आगे I1 4 - -2I1 2I1 2I1
plus I2 प्लस I2 is equal to 0. इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड वाले से क्या आता है? Minus minus 1 जो बोल रहा था वही बोलिए, एक ही स्टूडेंट। हाँ, माइनस minus 4 माइनस 4 minus 4I2 माइनस 4I2 plus I1 प्लस I1 is equal to 0. इज इक्वल टू 0। ठीक है, so ये क्वेश्चन जो मुझे बताई गई सही है या उसमें कोई करेक्शन है? yes sir सही है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसीलिए आप आंसर कर पा रहे हो, दैट्स गुड। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और क्लियर लिखता हूँ। I1 को एक साथ कर लेता हूँ, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो जाएगा 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो जाएगी प्लस I1। बेटा म्यूट योर माइक, माइक को म्यूट कर ले, आंसर देने के बाद माइक म्यूट कर ले करिए। I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 4। आई थिंक मैंने सही लिखा हुआ है, 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 4, और ये हो गया I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया। अब इस इक्वेशन को जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स में क्योंकि 2 अननोन है तो एक 2/2 की मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स में लास्ट में जो कांस्टेंट इज इक्वल टू के बाद की जो वैल्यूज है उनको मैं लिखता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 इसको दे देते हैं नाम, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 में इज इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 4 है, मैंने उसको यहाँ लिख लिया। इक्वेशन नंबर 4 में भी इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी 4 है, तो मैंने इज इक्वल टू के बाद जो मैट्रिक्स बनी उसको मैंने 4 लिख लिया। देन जो अननोन वैल्यूज हैं I1 I2, हियर वी विल राइट द I1, हियर वी विल राइट द वैल्यू I2। अब लिखते हैं कांस्टेंट्स। I1 के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 2, इट विल बी 2। I2 के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर माइनस है तो उसको -1 ले सकते हैं, इट विल बी -1। हियर दिस कैन बी कंसीडर्ड एज, इसको मैंने -1 लिख लिया, this can be considered as +1, this will be +1, and here this will be the -4, so this value will be -4। इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 2 - 1 1 - 4 I1 I2 सेकंड इज इक्वल टू 4 4। अगर आप इसको मैट्रिक्स के रूल्स जो आपके पास मैथमेटिक्स में आपने पढ़े हैं उसको अप्लाई करके लिखेंगे इक्वेशन, तो वापस आपको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये मैट्रिक्स मिल जाती है और मैट्रिक्स में के फॉर्म में आंसर दिया होता है, तो इक्वेशन लिखने के बाद सिंपली मैट्रिक्स लिखिए और उसको आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेटर से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिले जिसमें आप डायरेक्टली साइंटिफिक कैलकुलेटर FX991 या FX100 को यूज करेंगे, तो आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है, जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज 2 - 1 1 - 4 4 4 और इट विल डायरेक्टली प्रोवाइड द आंसर्स। आपको केवल इक्वेशन के मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैलकुलेटर का कैलकुलेशन मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया। यस, अगर ये 15 ओम रेजिस्टर में I1 I2 सेम डायरेक्शन में होता तो उसे ऐड करते? यस बिल्कुल। यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज लिया, आपने I1 को तो क्लॉकवाइज लिया, I2 को एंटी क्लॉकवाइज लिया। मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, इस तरह से अपना सर्किट है, मैं दूसरा बनाता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई दूसरा सर्किट है और इस तरह से है। यहाँ पर जो आपने करंट एज्यूम करी, मैं उनको ले लेता हूँ। यहाँ पर आपने यहाँ पर जो करंट एज्यूम किया इसको तो आपने क्लॉकवाइज ले लिया I1, और I2 को एंटी क्लॉकवाइज ले लिया आपने, ये I2 के I1। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो होगा वो I1 + I2 होगा करंट। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे तो I1 + I2 लिखोगे। इस केस में अगर आप इक्वेशन लिखते हो इस वाले पॉइंट पे, मान लीजिए 1 है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। इफ यू राइट द इक्वेशन, और ये मान लीजिए 15 वोल्ट है, तो फॉर मैश नंबर 1 के लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, ये 1 ओम है और लिखोगे -1 × I1, यहाँ से आगे। उसके बाद जब आप इस वाले में आओगे 2 ओम रेजिस्टेंस में आओगे तो -2, नाउ द करंट विल बी I1 + I2 बिकॉज बोथ द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो दिस विल बी I1 + I2। देन उसके बाद आप इस वाले ब्रांच में जब जाओगे, you are coming outward from the positive terminal of the battery, then 15 volt, it will become equal to 0, equation number 1. When you will write the equation for mesh number 2, start writing from this point. अब आप यहाँ पर जाओगे, अब देखिए
जब आपने यहाँ पर इक्वेशन लिखोगे इस वाले 3 के लिए, तो रेजिस्टेंस को देखते ही आप लिखोगे -3, ठीक है, -3। करंट जब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो करंट की वैल्यू होगी I2, लेकिन आपने जो करंट एज्यूम किया है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, -I2। इज इट ओके? यस सर। यहाँ इसीलिए मैं कहता हूँ एक ही ओरिएंटेशन लो, वरना यहाँ पे गलती होती है स्टूडेंट से। यहाँ पर तो ठीक है, जब आपने 3 लिखा तो 3 को देखते ही आपने माइनस साइन लगा दिया। अब माइनस साइन के साथ आप मूव कर रहे हो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट एक्चुअल ओरिएंटेशन जो आपने एज्यूम किया है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो इसके अपोजिट है, तो ये I2 भी माइनस हो जाएगा, जो अभी तक हमने यूज नहीं किया था। फिर आप उसके बाद मूव करके यहाँ पर पहुंचोगे, जब आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आप लिखोगे माइनस, तो 3 हो गया, ठीक है, रजिस्टर सॉरी 2, -2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद करंट की वैल्यू I1 और I2 यहाँ पर और यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए करंट है, बट यू आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, -I1 -I2 विल बिकम इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो कंसेप्चुअली वही चीजें हैं जो बताई थी, आप डायरेक्शन कैसा भी ले सकते हैं, आंसर मैच करेगा, लेकिन सबसे सिंपलर वे जो होता है वो वही होता है कि आप सबको एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज लेके चलिए, गलती नहीं होगी, क्योंकि पेपर में कंसेप्ट से ज्यादा आंसर मैटर करता है। कि अगर आपने अलग अलग अपने कंसेप्ट थोड़ा सा भी चेंज किया, आपको आता है लेकिन वो टाइम कंज्यूम करेगा, दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। तो आप इससे सॉल्व करिएगा, इससे भी आपका आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था, बट आई विल सजेस्ट कि आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेकर के ही सॉल्व करें, सही आंसर तक। सर यस सर, जब अपन ने वोल्टेज ड्रॉप निकाला था तो सिंपल अपन ने V = IR लगा दिया। यस सर करंट ड्रॉप क्यों नहीं टेक प्लेस करता है? करंट ड्रॉप क्यों नहीं टेक प्लेस करता है? वोल्टेज का ड्रॉप होता है ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस। करंट ड्रॉप मींस करंट तो ड्रॉप होता ही करंट ड्रॉप सर करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर, वो भी पैरेलल में। यस बिल्कुल, सीरीज में करंट सेम रहता है। यस अब मैं समझ गया क्या बोल रहा है। जो वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहे हैं और जो आपने करंट ड्रॉप जो बोला, वो है इसका आंसर भी अभी क्लास में ही दे दिया गया। करंट ड्रॉप मींस आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। वेरी गुड सर, करंट ड्रॉप कुछ होता ही नहीं है ना, करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये स्टेटमेंट जो है करंट ड्रॉप जैसा कुछ नहीं है, इसका सही जो नाम है करंट डिस्ट्रीब्यूशन ही है। करंट डिवाइडर भी हो सकता है। वोल्टेज ड्रॉप हमेशा सीरीज सर्किट में मिलेगा। सीरीज में जितने रेजिस्टेंस है, जितने एलिमेंट लगे होंगे, उतना वोल्टेज आपको ड्रॉप, इस वाले पॉइंट पर ए पॉइंट पे कुछ वोल्टेज है, इस बी वाले पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वो जितना रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो चुका होगा, रिमेनिंग वोल्टेज यहाँ होगा। फिर यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट आपका लगा हुआ है R2 ओम लगा हुआ है, फिर R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, रिमेनिंग वोल्टेज यहाँ मिलेगा। तो सीरीज में वोल्टेज का ड्रॉप होता है, लेकिन पैरेलल में यही वोल्टेज क्या होगा, सेम रहेगा। पैरेलल में कितनी भी ब्रांचेस कनेक्टेड हो, जो वोल्टेज यहाँ पर है V, वही यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी होगा, में चेंज नहीं। करंट जो होता है वो पैरेलल ब्रांचेस में, जैसे कोई भी करंट अगर आपके पास यहाँ I फ्लो कर रहा है, एक नोड पे अगर आप पहुंचे, यहाँ अगर सर्किट ऐसा ही है, तो ये I1 और ये I2 है, तो ये क्या हो जाएगा, I1 विल बिकम इक्वल टू I2, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन हो गया, सर्किट बैक टू बैक कनेक्टेड है। यदि इसकी बजाय आप ऐसा सर्किट लें कि एक रेजिस्टेंस है, एक आपने यहाँ पे ब्रांच लिया और एक दूसरी ब्रांच ले ली, तो फिर इस पॉइंट पे आने के बाद करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा I2 और ये क्या हो जाएगा, I3। तो करंट ड्रॉप जैसा कुछ नहीं, करंट डिवाइडर होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। इस कंसेप्ट को हम नोडल एनालिसिस में और अच्छे से देखेंगे, अभी मैथ्स के बाद जब नोडल करेंगे। जी सर, क्योंकि नोडल मींस द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए नोड इज इक्वल टू 0, तो वहां पे पूरा करंट का ही खेल चलेगा। यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज है, तो वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पे केवल वोल्टेज को लेके चल रहे हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि काफी लोगों ने व्हाट्सएप, कम से कम 20-25 लोगों ने व्हाट्सएप किया कि सबमिट करें कि नहीं करें, और आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो आप सब लोगों के लिए मेरा कहना ये है कि आपका अगर आंसर मैच नहीं करता है, फिर भी आप टाइम पे जाकर के सबमिट करते हैं, क्योंकि सबमिशन ऑफ असाइनमेंट और प्रैक्टिस प्रॉब्लम इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द आंसर, क्योंकि आपका अटेम्प्ट हमें पता चलता है कि आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं। तो आप अटेम्प्ट करके उसको सबमिट जरूर करें। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करंट निकालना है I2, और मुझे लगता है कि 80% पार्ट तो सभी ने कर ही लिया होगा, थोड़ा सा ही रह गया होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैं I1, I2, I3 को भूल जाता हूँ। मैं इसको नाम IA दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं IA, क्योंकि I1, I2, I3 पहले से दिया हुआ था। इसको नाम दे देता हूँ मैं IB, और इसको मैं नाम देता हूँ IC। I1, I2, I3। अब I1, I2, I3 हम भूल गया, हमें नहीं पता कहीं पे I1 दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है, I3 दिया हुआ है। उस ब्रांच करंट से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हम देखेंगे भी नहीं।
अपने हिसाब से चलेंगे क्योंकि मैथ से सॉल्व कर रहे हैं। मैथ नंबर 1 की इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन क्या होगी? +4 - 5IA - 15IA - IB इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड मैथ की इक्वेशन हम पॉइंट बी से स्टार्ट करते हैं। ये जाएगा -10 इंटू I2 -8 इंटू, सॉरी I2 नहीं, IB, दिस इज IB, -10 इंटू IB। उसके बाद यहाँ पर आए -8, इट विल बिकम IB - IC। देन यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, 15 पर आ गए तो -15 and will become IB - IA, and equation number 2, this will be the, then पॉइंट सी से स्टार्ट करते हैं मैथ नंबर 3 के लिए। -12 इंटू IC -6, then -8 IC - IB will become equal to 0, इक्वेशन नंबर 3। इन 3 इक्वेशन में अगर मैंने कोई गलती करी है तो बता सकते हैं प्लीज। नो सर। इसको देख लीजिए अच्छे से, आपने जो नोटबुक पे सॉल्व किया है उसको देख लीजिए, और अगर कहीं इक्वेशन में कहीं किसी पार्ट में हो सकता है मुझसे लिखने में प्लस माइनस मिस्टेक हो गया हो, अगर कहीं है तो आप बता सकते हैं, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सही है सर। सही है सभी लोग? यस सर सही है। यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। तो अब आपने यहाँ पर इसको सॉल्व किया होगा, सॉल्व करके आपने IA, IB और IC की वैल्यूज को कैलकुलेट किया होगा। क्या वैल्यू आई थी IA की वैल्यू, क्या वैल्यू आती है IB की, और क्या वैल्यू आती है IC की? कोई बताएगा? IA means the mesh number 1 current, IB means mesh number 2, IC means mesh number 3. Yes. सर IB की वैल्यू 0.032 आई थी। 0.032 एम्पियर आ रही थी IB की वैल्यू, ठीक है। I और IB सॉल्व नहीं किया था? नो सर, IA और IC नहीं निकाला था। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था I2 के लिए, तो आपने सीधे IB यस सर, सिर्फ I2 निकाला था, सब्स्टिट्यूट कर दिया था। ठीक है। तो IB की वैल्यू सभी की 0.032 एम्पियर आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। सर आपने जो आंसर दिया वो मिली एम्पियर में। यस, बेसिकली यहाँ पर लिखना भूल गया, यहाँ दिस विल बी द मिली एम्पियर एक्चुअली। सर 32.45 मिली एम्पियर इज दैट। यस यस बेटा, कुछ आप पूछना सर चाह रहे कितने प्लेस तक लगाना पर को डेसिमल के बाद कितने प्लेस हो? पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक, पॉइंट के बाद 2, हाँ इतना ले सकते हैं, 2 मैक्सिमम 3 से ज्यादा नहीं। एक्चुअली अभी आपके पास कैलकुलेटर होगा ना, अभी आप लोग हाथ से सॉल्व कर रहे हो तो आपको इतना सोचना पड़ता है। अभी आप लोग के लिए कैलसी आपको मिलेगा, और कैलकुलेटर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में भी अलाउ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो पॉइंट के बाद 7-8 डिजिट तक बताता रहता है, तो आप 3-3 डिजिट लेकर के लिख जाएगा। तो कैलकुलेटर कैसे यूज करना है मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, उससे आपको लिख दी जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके जी सर। जी सर। ओके, तो अब चलते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पे। अब आते हैं, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखता हूँ आप लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको देखते जाइए और इसको आपको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पे। प्लस माइनस, दिस इज 10 volt. Here I am connecting a resistance, for example 1 ohm resistance. Here and the resistance of 2 ohm. Here I am taking another resistance of 3 ohm resistance. Then a resistance and a battery plus minus 2 volt considering 4 ohm. Here considering a resistance and a current source. Okay, now this is the circuit diagram. इसको हम 5 ohm लेते हैं, इसको हम लेते हैं 6 ohm. This is the circuit diagram, and considering this one as again 1 ohm. क्वेश्चन लेता हूँ, अप्लाई mesh analysis.
and find the current in 6 ohm resistance. सर करंट सर सोर्स इसमें का तो कन्वर्जन करना पड़ेगा ना। इसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, और कोई? करंट सोर्स का अमाउंट लिख दीजिए। करंट सोर्स की वैल्यू लिख दूं? करंट सोर्स की वैल्यू को मैं लेता हूं 5 एम्पियर। ठीक है, ये करंट सोर्स की वैल्यू अभी। अप्लाई द मेश एनालिसिस एंड फाइंड द करंट इन द 6 ohm resistance. दिस इज द क्वेश्चन। Take your time. You are having 2 minutes time. Then think over it and try to find the answer. कैसे करना है? इक्वेशन लिखना चाहते हैं अपनी नोटबुक पे, इक्वेशन लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर बताइए। सेकंड मैश में जो सेकंड वाला रेजिस्टर उसकी वैल्यू 5.2 है क्या? एक सेकंड में चेक करता हूँ। सेकंड मैश में ये 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, नहीं 5 ohm, 5.2 नहीं, दिस इज 5 ohms बेसिकली। ओम तीन मैश बन रहे हैं यहाँ पे। तो इस सर्किट डायग्राम में मैश 1, मैश 2, मैश नंबर 3, इसमें आपको सोर्सेस दिए गए हैं। दे आर 3 सोर्सेस, 2 वोल्टेज सोर्सेस, 10 वोल्ट सोर्स, 2 वोल्ट सोर्स and 5 ampere source is also given here. Apart from this, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistances which are connected as shown in the circuit diagram. The values of resistances are given there: 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm and 6 ohm resistance. Now you are required to solve the question by using the mesh analysis. Consider the mesh and solve the question. Equation लिख लिया सभी लोगों ने? सभी ने इक्वेशन लिख लिया? यस सर। अभी और टाइम चाहिए? यस सर। यस सर। अब देखिए, अब मैं कुछ स्टेप आपको बताता हूँ। जितना हमने अभी तक मैश एनालिसिस को सीखा है, कुछ भी नया अगर दिमाग नहीं लगाते, मैश एनालिसिस में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें देखना है कितने मैश बन रहे हैं। इस क्वेश्चन में 3 मैश बन रहे हैं। 3 मैश अगर बन रहे हैं तो तीनों मैश में आपको करंट अज्यूम करनी होती है। आपने मैश नंबर 1 में करंट अज्यूम किया I1 करंट, मैश नंबर 2 में आपने करंट अज्यूम किया I2 करंट, और मैश नंबर 3 में आपने करंट अज्यूम किया I3 करंट। इतना हम अभी तक हमेशा करते आ रहे हैं और हमने यहाँ पर भी यही किया, I1, I2 और I3। अब हम मैश नंबर 1 की इक्वेशन लिखते हैं। मैश नंबर 1 की इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूँ तो स्टार्ट करता हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट से, इसको मैं कंसीडर करता हूँ। यस, यहाँ से यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से मैं इक्वेशन लिखता हूँ मैश नंबर 1 के लिए। दिस इज मैश नंबर 1। ठीक है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड आ रहे हैं तो +10 होगा जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे। यहाँ पर आ गए। उसके बाद 1 ओम का रेजिस्टेंस मिला तो -1, और करंट की वैल्यू कितनी हमने अज्यूम करी है फर्स्ट वाली मैश में I1, तो -1 × I1 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर आए, फिर हम 2 ओम वाली ब्रांच में आए। जैसे ही 2 ओम वाली ब्रांच में हम आते हैं तो कहता है कि ये 2 ओम फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगेगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2। यहाँ पर जो करंट होगा वो I1 - I2 होगा या I2 - I1 होगा। लेकिन हम मैश 1 के लिए लिख रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे इसको I1 - I2, और वापस वाली ब्रांच में आते हैं तो ये हो जाएगा -3 करंट की वैल्यू I1, और वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए = 0। चलिए इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से। +10 - 1 × I1 -2 I1 - I2 -3 I1 = 0। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। 10 - 1 I1 -12 I2। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, थोड़ा स्पेस बचेगा। ये हमने मैश नंबर 1 की इक्वेशन लिख ली, जो हमने अभी तक सीखा था उसको अप्लाई कर दिया। अब आते हैं मैश नंबर 2 पे।
मैथ नंबर 2 की इक्वेशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैथ नंबर 2 की इक्वेशन, क्या कोई मैथ नंबर 2 की इक्वेशन आप लोगों ने लिख ली? यस सर। Yes, sir. कोई भी एक अनम्यूट होके मुझे मैथ 2 की इक्वेशन बताएगा। -5i2 -2 आपने times of यहाँ से स्टार्ट किया, इसका मतलब है yes sir -5i2 i2 -2 times of i2 minus i1 yes -4i2 good -2 volt -1i2 ठीक है equal to 5 ampere इज इक्वल टू 5 ampere 5 एम्पियर। ठीक है, ये इक्वेशन मुझे बताई गई। इसके अलावा किसी ने और इक्वेशन कोई लिखी जिसकी इक्वेशन इससे थोड़ी सी डिफरेंट हो या कुछ नया कंसेप्ट हो? तो सर मैंने सर एक बार ये समझा देना। I2 minus I3 भी होगा सर। सर I2 minus I3 minus वन बाय वन मैं इसको समझाऊंगा। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या लिखा है, मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इसको समझाऊंगा, गलतियां बताऊंगा, कैसे करना वही बताऊंगा। हाँ, अब इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन कोई और बता रहा है वो प्लीज बताइए। 2i1 -5i2 2i1 -2i1 नहीं सर 2i1 2i1 -12i2 -12i2 प्लस i3। ये आपने सॉल्व कर लिया है क्या? यस सर सॉल्व। नहीं, मुझे इनिशियल इक्वेशन चाहिए, मतलब सॉल्व करके नहीं, एकदम जैसे फर्स्ट स्टेप में जो लिखते हैं ना वहां से, कंसेप्ट वही समझ में आता है। -2 into i2 minus i1 -2 into i2 minus i1 ठीक है, -4i2 -4i2 -2 -2 -1 into i2 minus i3 i2 minus i3 ठीक है, -5i2 -5i2 equal to 0 is equal to 0। ये 5 एम्पियर नहीं लिया आपने, जो ये सोर्स 5 एम्पियर वाला है उसको आपने अपनी इक्वेशन में कंसीडर नहीं किया है ना बेटा, उसको आपने इग्नोर किया हुआ। ठीक है, इसके अलावा कुछ और? सर I2 minus I3 की जगह सर 5 एम्पियर लिख सकते हैं। i2 minus i3 की जगह आप बोल रहे हो थर्ड है कि इसको आप 5 एम्पियर लिखना चाहते हो, आपने यस सर। ठीक है, एक कांसेप्ट ये आया। इसके अलावा कुछ और? -5 एम्पियर आएगा वहां पर। तो इसको वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड, इसको एक ने बोला 5 एम्पियर, एक ने बोला -5 एम्पियर, और एक ने बोला कि इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। सर ये वाला नहीं सर, वो जो जिसमें 5 एम्पियर और 1 ओम लिखा है वो वाला। हाँ ठीक है समझ गया, वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन। देखिए अब जो कंसेप्ट्स आप लोग के यहाँ पर आए, मैं 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट को यहाँ पर अभी देखते हैं। देखो, पहली चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज या सेम यूनिट की क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है क्लास 12 में, मतलब जिनकी यूनिट सेम, अगर वोल्टेज है तो उसको वोल्टेज के साथ ही ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, करंट है तो उसको करंट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इसको हम एक जनरल एग्जांपल लें, मैं आपसे बोलता हूं कि आपने 1 लीटर आपने ऑयल लिया मार्केट जा करके और 1 kg आपने पोटैटो लिया, तो आपने टोटल कितना लिया? 1 kg प्लस 1 लीटर। तो आप बोलोगे 1 kg प्लस 1 लीटर को मैं कैसे ऐड करूं? या तो कोई कन्वर्जन फॉर्मूला हो कि 1 लीटर को आपने जब कन्वर्ट किया तो कितना केजी बना। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि 1 लीटर जो है वो 2 kg के इक्विवेलेंट हो, तो आप बोलोगे 2 kg प्लस 3 प्लस 1 विल बिकम 3। मतलब दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर अलग अलग यूनिट है, आप उनको कैसे बता सकते हो कि ये अब क्लास 10th के स्टूडेंट के मार्क्स को क्लास 12th के स्टूडेंट के मार्क्स के साथ कंपेयर नहीं किया सकता, क्योंकि उसके मार्क्स सब्जेक्ट्स अलग है। अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग डायमेंशन की क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो पहली इक्वेशन मुझे बताई गई, उस पहली इक्वेशन में गलती क्या है? इसकी यूनिट क्या होगी? 5 into I1, इसकी यूनिट है वोल्ट, क्योंकि I into R, ये भी है I into R, करंट और वोल्ट। जब आपने I into R किया तो यूनिट बनी वोल्ट। यहाँ पर आपने लिखा इसकी यूनिट क्या हो गई? वोल्ट। 2 वोल्टेज का सोर्स दिया था, ये भी वोल्ट हो गया, ये भी वोल्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर यूनिट क्या है? एम्पियर। तो आप वोल्टेज को एम्पियर के इक्वल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो गलत हो गई। सेकंड इक्वेशन जो आपने जो बताया वो गलत इसलिए है क्योंकि आपने सारी इक्वेशन तो लिखी, -2 से कंसीडर किया, ये पार्ट ठीक है, -4 पे आए ठीक है, -2 पे आए, -1 पे भी ठीक है,
फिर आप -5 गए, लेकिन आपने थोड़ी देर के लिए इस 5 एम्पियर वाले सोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया, कंसीडर किया कि वो है ही नहीं, तो आपने इस वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, इसलिए ये वाली इक्वेशन गलत हो जाएगी। क्योंकि वो सोर्स है तो कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट आ रहा होगा, क्या करें। फिर किसी ने बताया कि I2 - I3 की वैल्यू को हम 5 एम्पियर पुट कर दें, चलिए ये भी ठीक है, कंसेप्चुअली ये चीज ठीक है। किसी ने कहा -5 पुट करेंगे कंसीडरिंग द डायरेक्शन, ये बात भी कंसेप्चुअली ठीक है। लेकिन आपने जब वैल्यू I2 - I3 की वैल्यू आप 5 पुट कर रहे हो या -5 पुट कर रहे हो, जो भी आप पुट कर रहे हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर तो वोल्टेज का ड्रॉप कंसीडर कर रहे हो, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट पे आपने 5 एम्पियर के सोर्स को आपने निगलेक्ट किया है, ये बात सही है। तो इसको भी कंसीडर अभी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं ये भी गलत में ही जाएगा। फिर एक कंसेप्ट आया था कि क्या हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसको उन्होंने कहा था कि क्या हम इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक कंसेप्ट है, लेकिन वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अब इस पूरे क्वेश्चन पे जाते हैं, स्टार्टिंग से जाते हैं। गलती कहाँ हुई, कहाँ से क्वेश्चन लिखना हमने गलत किया। ये क्वेश्चन आपको दिया था, मैथ्स एनालिसिस आपको आती थी, प्रैक्टिस करी हमने क्लास में, क्वेश्चंस आपने क्लास में करे, सब कुछ अच्छा है। आपने उसी तरह से जो रूल्स बताए गए थे, आपने 3 मैथ्स में 3 इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखना शुरू किया। मैथ्स नंबर 1 की इक्वेशन लिखी, बिल्कुल सही। मैथ्स नंबर 2 की इक्वेशन लिखी और मैथ्स 2 की इक्वेशन लिखते ही आपकी इक्वेशन को मैंने बोला कि गलत हो गई। गलत होने का कारण क्या था? गलत होने का कारण है वो करंट सोर्स। जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए पीछे, वहां पे करंट सोर्स नहीं था, यहाँ पर करंट सोर्स आ गया। 5 एम्पियर का करंट सोर्स जैसे ही सर्किट में आया, अब हमने वहां पर कंसेप्ट को चेंज करना शुरू किया, तो इक्वेशन को गलत बताना शुरू कर दिया। हमने बोला कि वोल्टेज सोर्स करंट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, द प्रॉब्लम इज करंट सोर्स। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेनेवर देयर इज ए करंट सोर्स प्रेजेंट इन द सर्किट। अगर करंट सोर्स आपके पेपर में क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है, तो आपको ये चौकन्ना हो जाना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन लिखने में गलती हो सकती है। Whenever there is a current source present in the circuit। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सुपर मेश एनालिसिस और दूसरा आपके पास होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया गया ट्रांसफॉर्मेशन, जो यहाँ पर बताया गया था वोल्टेज सोर्स में कन्वर्टर पार्ट था, वो यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सुपर मैश एनालिसिस। अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सुपर मैश एनालिसिस, और क्यों कर रहे हैं सुपर मैश एनालिसिस अप्लाई, वो आपको पकड़ के रखना है। बात समझ में आनी है कि अगर करंट सोर्स सर्किट में है, तब हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सुपर मैश से सॉल्व करेंगे। अब सुपर मैश से कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सर्किट को फिर से ड्रॉ करूंगा। 10 1 3 जस्ट 1 मिनट। 10 ये शायद 1 ओम था, यहाँ पर 3 ओम रेजिस्टेंस था। आज की मंत्री जी आए, हेलीकॉप्टर घूम रहा है। 10 1 3 2 4 2। सर यस सर, अगर करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता तब कर सकते थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी लेकर के सॉल्व करेंगे, वही बताएंगे। ये कितना सोर्स है बेटा? 2 वोल्ट है बैटरी। Yes. जी सर 2 वोल्ट है और नीचे 5 ओम का रेजिस्टेंस है। 5 ओम 1 और 5 अपवर्ड, ठीक है। ये आपके पास है 5 ओम, ये 1 और ये 5 अपवर्ड है, 5 एम्पियर। लास्ट वाली ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर? 6 ओम। ठीक है 6। ये सर्किट डायग्राम है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर करंट सोर्स दिया हुआ है, तो इतना तो हम समझ गए कि करंट सोर्स अगर है, बेटा किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। करंट सोर्स अगर दिया हुआ है तो सुपर मैश अप्लाई करेंगे। आपने मैश नंबर 1 में I1 करंट एज्यूम किया, बिल्कुल ठीक है। मैश नंबर 2 में I2 एज्यूम किया, बिल्कुल ठीक है। मैश नंबर 3 में I3 एज्यूम किया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई चेंज नहीं। आपने मैश नंबर 1 की इक्वेशन लिखी, वो मैं फिर से लिख देता हूँ। +10 -1 into I1 -2 I1 - I2 -3 I1
इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक मैथ्स 1 की इक्वेशन लिख ली, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स 2 की इक्वेशन लिखी तो आपको प्रॉब्लम आया करंट सोर्स की वजह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैथ्स नंबर 2 की इक्वेशन नहीं लिख सकते, मैथ्स नंबर 3 की इक्वेशन भी नहीं लिख सकते, क्योंकि मैथ्स 3 की इक्वेशन लिखेंगे तब फिर से 5 एम्पियर का सोर्स मिलेगा। नाउ वी विल कंसीडर द सुपर मैश। जब हम सुपर मैश कंसीडर करेंगे तो सुपर मैश का मतलब ये है कि वो ब्रांच जिसमें करंट सोर्स लगा हुआ है, उस ब्रांच को थोड़ी देर के लिए आप सर्किट से अलग कर दीजिए। आप ये मानिए कि सर्किट का पार्ट ही नहीं है। मतलब मैं इसको और सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं कि करंट सोर्स जिस ब्रांच में लगा था, करंट सोर्स जो था वो करंट सोर्स हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि आप इक्वेशन को नहीं लिख पा रहे हैं। हम उस करंट सोर्स को ही सर्किट से हटा के अलग कर देंगे। हम ये मान लेंगे कि आप सर्किट में हो ही नहीं, इसको हमने इग्नोर कर दिया। अगर मैं इस वाले करंट सोर्स वाली ब्रांच को इग्नोर कर दूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये सर्किट का पार्ट नहीं है। तो जो रिमेनिंग जो आपके पास मैश बनेगा वो मैश नंबर 2 और 3 होगा। तो उसको लिख सकते हैं सुपर मैश 2 एंड 3, और क्लियर लिखूं तो ये हो जाएगा सुपर मैश 2 एंड 3। 2 और 3 को मिला करके एक सुपर मैश बना दिया गया। अब हम जब इक्वेशन लिखेंगे इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट किया तो -4 इंटू I2 सबको पता है, -2 वोल्ट। इस वाले पॉइंट पर आएंगे तो हम इस वाली ब्रांच में जाएंगे ही नहीं। अब हम आगे चले गए, यहाँ पर गए, फिर 6 ओम रेजिस्टेंस मिला तो कहता है -6 इंटू I3, फिर वापस आ गए इस वाली ब्रांच में, यहाँ पर आए। इसके बाद इस वाली ब्रांच में नहीं गए, इधर आगे मूव करके तो जाएगा -5 इंटू I2, -2 इंटू I2 -I1 इज इक्वल टू 0। दिस विल बिकम द इक्वेशन नंबर 2। आप ये भी कह सकते हैं कि सर आपने एक लूप कंसीडर किया, आपने मैश कंसीडर नहीं किया। बिल्कुल सही बात है कि हमने, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने एक पूरा लूप कंसीडर किया। वो लूप क्या था, जो 2 मैश से बन रहा था, 2 और 3 को मिला करके, इसीलिए इसको नाम दिया गया दिस इज सुपर मैश। कंसीडरिंग द 2 meshes 2 and 3, we have considered a single mesh which is a super mesh, and we are ignoring the branch which is having a current source. Now we can write the equation for this super mesh. यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि करंट सोर्स नहीं मिला। लेकिन जब हम सुपर मैश कंसीडर करते हैं तो कहता है कि अभी हमने जिस ब्रांच को यहाँ से इग्नोर किया है, थर्ड इक्वेशन जो हमको मिलेगी वो उसी ब्रांच से मिलेगी। कैसे मिलेगी, कहता है इस वाली ब्रांच में, जिस ब्रांच को अभी मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, इस ब्रांच में जो हमने करंट अज्यूम किया है, I2 करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, I3 करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक सोर्स है। एक सोर्स कितना है, 5 एम्पियर का एक सोर्स है जो कि करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा है। I3 अपवर्ड डायरेक्शन में, I2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर हम इसकी हेल्प से करंट की इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अननोन करंट क्या है, I3 -I2, और जो इसकी वैल्यू दी गई है वो 5 एम्पियर दी गई है। I3 को मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि I3 की डायरेक्शन 5 एम्पियर के साथ मैच कर रहा है, इसलिए मैंने I3 को पॉजिटिव लिया। I2 की डायरेक्शन 5 के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए I2 को नेगेटिव लिया। I3 -I2 will become equal to 5 and this will be the equation number 3। और अब आपके पास 3 अननोन I1, I2, I3 और 3 आपके पास इक्वेशंस 1, 2 and 3, इन तीनों को सॉल्व करके आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास 3 यस सर, ये 1 ओम, सर ये इसमें 1 ओम का रजिस्टर था, उसका क्या होगा? 1 ओम का रेजिस्टेंस हो या 1000 ओम का हो या 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस भी आप लगा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इक्वेशन वोल्टेज की नहीं लिख रहे। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो यहाँ पर ये चीज जो सुपर मैश एनालिसिस होती है, सुपर मैश एनालिसिस में जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0 नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 में हम करंट को करंट के साथ इक्वेट कर रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम ब्रांच करंट को इक्वल कर रहे हैं। अननोन वैल्यूज ऑफ ब्रांच करंट इज इक्वल टू नोन वैल्यू ऑफ ब्रांच करंट के इक्वल कर रहे हैं। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर इंपैक्ट इसलिए नहीं डालेगा क्योंकि उस 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो होगा, लेकिन हमने वोल्टेज ड्रॉप के लिए इक्वेशन लिखी नहीं है, तो I into R से कोई कंसीडर ही नहीं किया। हमने केवल उस ब्रांच में करंट की इक्वेशन लिखी, और हमको पता है कि सीरीज में करंट हमेशा सेम फ्लो करता है। यहाँ पर आप 1 ओम लिखो या इसको 10 कर दो, 100 कर दो, 1000 कर दो, 10,000 कर दो, करंट 5 एम्पियर अगर सोर्स लगा हुआ है तो 5 एम्पियर ही करंट फ्लो करेगी। सब ये बेसिक कंसेप्ट है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 ओम के अक्रॉस जो भी इम्पैक्ट था उसे कंसीडर ही नहीं किया। इसीलिए ये कंसेप्ट बाकी से थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली करंट की वैल्यू को सोर्स के इक्वल कर देते हैं। फिर से अगर मैं समराइज करूं, दिक्कत थी करंट सोर्स अगर पेपर में आएगा किसी ब्रांच में करंट सोर्स लगा हुआ है तो हमें वहां पर सुपर मैश एनालिसिस अप्लाई करनी होगी।
सुपर मैश एनालिसिस अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस मैश में इक्वेशन हम इजीली लिख सकते हैं, जो मैश नंबर 1 था वहां कोई दिक्कत नहीं थी, मैश नंबर 1 की इक्वेशन हमने लिख ली। लेकिन मैश 2 की इक्वेशन लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम है, करंट सोर्स आ रहा है। मैश 3 की इक्वेशन लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम है, करंट सोर्स आ रहा है। तो हमने 2 और 3 को मिला करके एक सुपर मैश बनाया, उस वाली ब्रांच को इग्नोर कर दिया और एक कंप्लीट मैश को लेकर के 2 3 को मिला करके एक इक्वेशन हमने लिख दी, सुपर मैश की इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आ गई। लेकिन कहता है कि भी आपको थर्ड इक्वेशन और चाहिए, 3 अननोन है, I1 I2 I3 दे आर 3 अननोन, सो वी नीड द 3 इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कहां से लिखेगा, कहता है थर्ड इक्वेशन अब हम उसी करंट सोर्स से लेकर के आएंगे जिसने हमको परेशान किया है, वो 5 एम्पियर करंट। और ये हमको सिंपल, सबसे सिंपल इक्वेशन नहीं हो सकती है। 5 एम्पियर में हमने देखा कि 5 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट प्रोवाइड कर रहा था, उससे मैच करती हुई जो करंट थी वो I3 थी अपवर्ड और I2 अपोजिट था, तो I3 माइनस I2 बिकम इक्वल टू 5 और हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया और इन तीनों को सॉल्व करेंगे और हमें I1 I2 I3 की वैल्यूज फिर मिल जाएगी। दिस इज नोन एज द सुपर मैश एनालिसिस कांसेप्ट। नाउ इफ एनी डाउट यू मे आस्क प्लीज। सर यस सर, अपन ने कन्वर्ट क्यों नहीं किया उसको, कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? हाँ, इसके बाद कंसेप्ट एक आता है कि क्या हमारे पास जो अभी तक क्वेश्चन हम कर रहे थे, कल तक हमने जो क्वेश्चन करे या असाइनमेंट में जो क्वेश्चन थे, उन सब में रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज सोर्स होता था। तो हमको ये पता है कि रेजिस्टेंस के साथ अगर वोल्टेज सोर्स का कॉम्बिनेशन है तो सबसे सिंपल है, करंट सोर्स हो ही ना। तो एक तरीका ये है कि हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें, तो उसे बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंडीशन है कि आपके पास करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पर करंट सोर्स 5 एम्पियर के साथ सीरीज में 1 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है। वो क्वेश्चन क्योंकि आज खैर टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो उस वाले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किन किन जगह आप अप्लाई कर सकते हो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और कहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन नॉट अप्लाई द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से काफी इजी है सुपर मैश। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन पेपर में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तब अप्लाई करिए जब वो कहता है कि अप्लाई द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज उसमें एक आंसर की मिस्टेक होती है। क्यों होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिस सुपर मैश एनालिसिस इज वेरी सिंपलर देन द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसीलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे बताया। यस नाउ द क्वेश्चन। सर जो अगर हम 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल देंगे तो हम कन्वर्जन लगा सकते हैं फिर? हाँ, 1 ओम का रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे नहीं होता तो 5 एम्पियर का 6 ओम के साथ कन्वर्जन हो जाता है। मतलब बस जो करंट सोर्स के साथ हमारा सीरीज में नहीं होना चाहिए कोई भी कनेक्शन। या बिल्कुल सीरीज होना चाहिए। वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, उसका एग्जांपल मैं कराऊंगा। अभी सुपर मैश को प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वो कराऊंगा। और क्यों बोल रहा हूँ कि सुपर मैश से क्वेश्चन करिए, उससे मत करिए क्वेश्चन को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, वो भी रीजन दूंगा। उसमें गलती आपको कंसेप्ट आता है लेकिन पेपर में गलतियां उससे जाती है। तो लेकिन आपकी जो आपका जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही है। अगर 1 ओम नहीं है, 5 एम्पियर और 6 ओम होता तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाता। ये आंसर सही है आपका। सर 1 ओम के अक्रॉस जो करंट है उसको I2 माइनस I3 माइनस 5 एम्पियर जो करंट है I2 माइनस I3 माइनस 5। यस हाँ। तो उसको लेके सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? उसमें तो हमने उसको भी, करंट को भी इंक्लूड कर लिया है। देखिए, आपके पास जो 5 एम्पियर करंट है वो बेसिकली 5 एम्पियर I3 माइनस I2 है। आप उसको डायरेक्टली 5 एम्पियर बोल दो अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर आप उस ब्रांच में जो आपने करंट अज्यूम करी, ये है क्या, जो 5 एम्पियर का जो सोर्स यहाँ लगा हुआ है ये 5 एम्पियर ही करंट प्रोवाइड कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये नोन वैल्यू है। इसी को आपने अज्यूम किया है I2 माइनस I3, तो I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 5 है। अब कोई लिखे 1 into 5 वोल्टेज ड्रॉप के लिए, -1 into 5 तो भी ठीक है। कोई लिखे -1 into I3 माइनस I2 वो भी ठीक है, क्योंकि I3 माइनस I2 की वैल्यू 5 हो जाएगी। लेकिन जब आप मैश की इक्वेशन लिखोगे तो आपने इसके लिए तो कंसिडर कर लिया, यहाँ तक तो आपने लिख ली इक्वेशन, लेकिन इस वाले सोर्स को आप इग्नोर कर रहे हो ना जब आप इक्वेशन लिख रहे हो। -4 into I2 -2 -1 into 5 जो भी आपके करंट की वैल्यू है, उसके बाद आपने इस वाले सोर्स को इग्नोर किया और आगे आकर के इस टर्मिनल से आप फर्दर इक्वेशन लिखते हो -5 into I2 आगे इज इक्वल टू 0। तो ये इग्नोरेंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। क्या हम इक्वेशन जब यहाँ पर लिखते हैं, अगर मैं मैश नंबर 1 की बात करूं तो क्या हम वोल्टेज सोर्स को कभी इग्नोर करते हैं? अगर मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी जो मैश नंबर 1 की, तो मैंने 1 के अक्रॉस लिखा -1 into I1, ये कंसीडर कर लिया। उसके बाद 2 के अक्रॉस लिखा -2 into I1 माइनस I2, ये कंसीडर कर लिया। -3 के अक्रॉस लिखा -3 into I1।
तो क्या मैंने इस वाले बैटरी को इग्नोर किया? हमने इस बैटरी का प्लस 10 वोल्ट भी तो यहाँ पे लेके रखा हुआ है। वैसे ही जब आप मैच नंबर 2 के लिए लिखोगे तो 4 के अक्रॉस लिखा, 2 वोल्ट लिखा, 1 के अक्रॉस लिखा, फिर ये 5 एम्पियर आप छोड़ क्यों रहे हो? 5 एम्पियर आप इसीलिए छोड़ रहे हो क्योंकि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी नहीं है, वो वोल्टेज नहीं है। वो वोल्ट अगर इसी जगह में 5 वोल्ट लिख देता तो आप उसको प्लस या माइनस करके ऐड कर देते, ये करते नहीं। अगर 5 एम्पियर की बजाय 5 वोल्ट लिखा होता तब तो आप उसको ऐड करते, नहीं करते। लेकिन 5 एम्पियर लिखा हुआ है तो आपने I1 के साथ ड्रॉप लिखा लेकिन 5 एम्पियर छोड़ दिया क्योंकि वो करंट सोर्स है। यही स्पेशल केस है। इसी केस में क्योंकि करंट सोर्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0 हमारा लॉ बोलता है और बीच में करंट आ रहा है, तो अलजेब्रिक सम में करंट वोल्टेज साथ करंट को कैसे डील करें, इसलिए सुपर मैश बनाए। या तो सुपर मैश बना लीजिए या फिर सोर्स को ही ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। करंट सोर्स को आप कहिए कि आपके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स लगाएंगे और सॉल्व कर लीजिए। यस बेटा। सर अभी आपने बोला था कि 1 ओम की जगह अगर 6 ओम रहे 5 एम्पियर के साथ तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा। नहीं, वो ये नहीं था। वो मैं जो मैं बताना चाह रहा था वो शायद कुछ मिसअंडरस्टूड हो गया। वो मैं ये बताना चाह रहा था जैसे कि ये सर्किट है, मैं ये कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, जिनको कोई डाउट नहीं है, डाउट इनका ओके हो गया है, वो जा सकते हैं। और इस पे एक क्वेश्चन बनता है, वो एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको आप सॉल्व करिएगा 1 या 2% प्रैक्टिस के लिए उसे करके रखिएगा। और बाकी जिनको समझ में आ गया वो क्लास लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस को ध्यान से मार्क कर दीजिएगा, सेम पासवर्ड जो पहले था वही आ जाए। सर मैंने ये कहा था कि जो करंट सोर्स है 5 एम्पियर का, ये अगर करंट सोर्स यहाँ पर है और 1 ओम ना होकर के पैरेलल में 6 ओम अगर लगा हुआ है तब ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो भूल ही जाओ, सिर्फ केवल सुपर मैश पे फोकस करो। अभी आप सुपर मैश में कोई डाउट है तो पूछिए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का भूल जाइए। यस बेटा। सर जैसे सर अगर I1 I2 I3 की वैल्यूज आ गई तो फिर सर 1 ओम रेजिस्टेंस में से वोल्टेज ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं समझा नहीं, फिर से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपको, आपकी आवाज कट गई थी बीच सर में। जब सर I1 I2 I3 की वैल्यूज जब आ जाएंगी, बिल्कुल ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टर के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे? 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो बिल्कुल सिंपल है। 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो हाँ, अगर आप उसको कैलकुलेट ना भी करें तो भी मिल जाएगा। इस 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, दिस इज योर 1 ओम रेजिस्टेंस, मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ। और इस 1 ओम में करंट कितनी फ्लो कर रही है, इस सोर्स की वजह से 5 एम्पियर फ्लो कर रही है, तो 1 मल्टीप्लाइड ड्रॉप यहाँ मिल रहा है। इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप I1 I2 I3 सॉल्व भी करोगे तो भी आप देखिए, आप अगर 1 के अक्रॉस लिखोगे तो आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाइड बाई I3 माइनस I2, यही तो लिखोगे। 1 के अक्रॉस जो ड्रॉप अगर आप अननोन वैल्यूज के लिए लिखो तो 1 के अक्रॉस आपने एक करंट I3 लिया है अपवर्ड, एक I2 लिया है डाउनवर्ड, तो 1 इंटू I3 माइनस I2 ये हो जाएगा ड्रॉप, जो मैंने यहाँ लिख दिया। तो और इसी I3 माइनस I2 की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 में ऑलरेडी 5 लिख दी है, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट का ड्रॉप। तो किसी भी तरह से आप सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू तो 5 वोल्ट ही आने वाली है। लिख देता हूँ मैं। तो सर साथ में कंसीडर नहीं करेंगे सर I2 I3 और 5 को? बिल्कुल साथ में ही कंसीडर है I2 I3। एक्चुअली नहीं, कंफ्यूज इस बात से हो रहा है, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ सर्किट है, मैं बताता हूँ। 1 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक आपके पास सोर्स है 5 एम्पियर का, ठीक है, ये वैल्यू। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में, जो ये ब्रांच यहाँ पर है, इस पर्टिकुलर ब्रांच में हम सबको पता है कि 5 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन अब हमने इसमें एक करंट I2 अज्यूम कर लिया है और एक करंट हमने I3 भी अज्यूम किया है मैच नंबर 2 और 3 का। तो इस वाली पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट हमने अज्यूम करी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनती है, I3 माइनस और I2, और इन एक्चुअल इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो I3 माइनस I2 इज इक्वल टू, अब चाहे आप उसको I3 माइनस I2 करके बोलो, चाहे आप उसको 5 करके बोलो, आंसर हर तरह से एक ही आएगा। सर अगर 5 एम्पियर के साथ जो 1 ओम रेजिस्टेंस है उसके जगह अगर 5 ओम या 6 ओम होता तब भी सर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे ना? बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब इस इक्वेशन नंबर 3 लिखने के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखा है ना, I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 5, तो इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन हमेशा रहेगी। यहाँ पर 1 ओम हो या 10 ओम हो या 1000 ओम हो, कितना भी ओम हो, यहाँ पे करंट इतनी रहे, क्योंकि करंट हमेशा सीरीज में सेम फ्लो करता है। रेजिस्टेंस के वजह से करंट के फ्लो में कोई
चेंज नहीं आने वाला, करंट हमेशा पैरेलल पाथ में बढ़ता है। अगर सीरीज में कितना भी आ रहा है, कोई भी अगर डिस्टरबेंस अगर आ रहा है तो वो डिस्टरबेंस या रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, लेकिन करंट जितनी वैल्यू है वो सेम रहेगी। करंट विल ऑलवेज रिमेन 5 एम्पियर। I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 3 हमेशा रहेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको हटा भी दें, रेजिस्टेंस को अगर 0 ओम कर दें या उसके बाद अगर इसकी वैल्यू को इंक्रीज भी करते हैं तो भी I3 माइनस I2 की वैल्यू 5 ही रहेगी। सर मेरा थोड़ा 5 एम्पीयर का जो करंट सोर्स है वो अगर 5 ओम वाले के अक्रॉस लगा होता तो सर सुपर मेश कहाँ बनता? 5 एम्पीयर का जो सोर्स है वो कहाँ लगा होता है? ये सर जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस लगा होता है, नीचे वाली 5 ओम का रेजिस्टेंस। अच्छा, इस वाले में अगर लगा होता तो फिर आप इक्वेशन पता है कैसे लिखते हैं? अगर आपका ये सोर्स जो है, मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, एक नया क्वेश्चन आया, इसी क्वेश्चन को मैं देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए बाकी लोगों के लिए। ये क्वेश्चन प्लस माइनस 10 वोल्ट, इन्होंने कहा कि यहाँ पर आपने 1 ओम लिया, यहाँ पर आपने 2 ओम लिया, इसको हम ले लेते हैं 3 ओम, एक बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की प्लस माइनस, और यहाँ पर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आपने करंट सोर्स लगा दिया 5 एम्पियर करंट सोर्स, और इसको आपने ले लिया मान लीजिए 5 ओम, यहाँ पर आपने एक सोर्स लगा दिया 6 ओम, और यहाँ पर ले लिया 7। यही कहना चाह रहे हैं ना बेटा? यस सर, यही कहना चाह रहे हैं ना? ठीक है। अगर मान लीजिए ये सर्किट डायग्राम है तो अच्छा, जिन जो भी प्रेजेंट है उनके लिए अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपने I1 एज्यूम किया, यहाँ पर I2 एज्यूम किया, यहाँ पर I3 एज्यूम किया, ठीक है। मैश नंबर 1 की इक्वेशन लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, मुझे ये बताओ पहले तो। यस सर, लिख लेंगे। मैश नंबर 1 की इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैश नंबर 1 में कोई भी करंट सोर्स आएगा ही नहीं। मैश नंबर 1 की इक्वेशन होगी। मैश नंबर 2 की इक्वेशन लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? सर लिख सकते हैं, क्योंकि सर I2 की वैल्यू तो 5 हो जाएगी ना फिर। नहीं, मैश नंबर 2 की इक्वेशन लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, मैं कहने मतलब है कि मैश नंबर 2 जब आप इक्वेशन लिखोगे तो आपको करंट सोर्स मिलेगा। करंट सोर्स मिलेगा तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि वोल्टेज को करंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर I2 की वैल्यू 5 नहीं हो जाएगी? I2 वैल्यू 5 हो जाएगी, बिल्कुल सही है, लेकिन मैश नंबर 2 में आप KVL की इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। मैश नंबर 1 में आप KVL इक्वेशन लिख सकते हो, मैश नंबर 2 में आप KVL इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। क्यों? मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपने लिखा -3 इंटू I2 -2, उसके बाद 6 पर आ गए तो -6 I3 माइनस I2 माइनस I3 यहाँ पर आ गए। फिर आप इस वाली ब्रांच में आओगे, आप इसको लिखोगे, फिर से 5 एम्पियर है तो आप लिखोगे +5, तो मैं बोलूंगा ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो आप मैश नंबर 3 में इक्वेशन 2 में नहीं ले सकते। मैश नंबर 3 में इक्वेशन लिख सकते हो या नहीं? यस सर, यस सर। तो सिंपल, जब भी मैं पूछता हूँ इक्वेशन लिख सकते हैं या नहीं, सिंपल फंडा ये है, केवीएल की इक्वेशन एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें कोई करंट सोर्स नहीं है, केवल बैटरी और रेजिस्टेंस है, वहां तो लिख जाएगी। और वो ऐसा क्लोज पाथ जहां पे करंट सोर्स आ रहा है वहां पे लिखना डिफिकल्ट है, वहां नहीं लिख सकते। सिंपल है। मैश नंबर 1 आपने देखा, आपने कहा मैश नंबर 1 में जब आपने मूव किया, आपने कहा बैटरी रेजिस्टेंस ओके हो जाएगा। मैश नंबर 3 में आपने आए, आपने कहा मैश नंबर 3 में दोनों रेजिस्टेंस है, करंट सोर्स है नहीं, बैटरी है नहीं, आराम से लिख जाएगा। लेकिन जब मैश नंबर 2 में आया तो आपने कहा वोल्टेज सोर्स है चलेगा, करंट सोर्स है चलेगा, लेकिन वोल्टेज सोर्स है चलेगा, रेजिस्टेंस है चलेगा, लेकिन करंट सोर्स 5 एम्पियर का आ रहा है मैश 2 में, तो अब ये नहीं चलेगा। तो अब आपको यहाँ पर जब इक्वेशन लिखनी होगी तो आप यहाँ पर एक इक्वेशन लिखोगे मैश नंबर 1 की, एक इक्वेशन लिखोगे मैश नंबर 3 की। 2 इक्वेशन हो गई। कितनी इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 3 अननोन है, I1 I2 और I3। थर्ड इक्वेशन आप कहाँ से लिखोगे? थर्ड इक्वेशन आप उसी ब्रांच से लिखोगे जिस ब्रांच की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये बोला था ना मैंने, जो करंट सोर्स हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वही करंट सोर्स हमारे लिए थर्ड इक्वेशन देगा, वही हमको इक्वेशन देगा, उसी से सोल्यूशन हम मांग करके लेके आएंगे कि उसने प्रॉब्लम क्रिएट कैसे करी। तो हमारी थर्ड इक्वेशन जो बनेगी वो इस पर्टिकुलर ब्रांच से मिलेगी जहां पर ये करंट सोर्स लगा हुआ है। अब इसमें आपने I2 करंट एज्यूम किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये करंट क्या हो गई? I2 इस पर्टिकुलर ब्रांच में, और सोर्स कितनी करंट प्रोवाइड कर रहा है? 5 एम्पियर। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन हो जाएगी I2 = 5 एम्पियर, इक्वेशन नंबर 3। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1।
This will be equation number 2 and this will be equation number 3. Now 3 equations, 3 unknown, you can solve the question. सर अगर दो करंट सोर्स रहेंगे तो क्या होगा सर? दो करंट सोर्स रहेंगे तो दो लगा के देखिए सर। एक ब्रांच पे लगा दी 6 ओम पे सर। अब देखो जितने करंट सोर्स बढ़ रहे हैं उतना क्वेश्चन इजी हो रहा है। एक ब्रांच में करंट सोर्स अगर लगा था तो हमने क्या किया, सीधे करंट को करंट के इक्वल कर दिया। दो ब्रांच में करंट सोर्स लगा हुआ तो उन दो ब्रांच से डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। करंट सोर्स को करंट के इक्वल कर देंगे। मान लीजिए कि आपने कहा कि एक करंट सोर्स यहाँ भी लगा हुआ है, 7 के साथ भी लगा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि सेम क्वेश्चन और यहाँ पे 7 के अक्रॉस भी एक करंट सोर्स लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगा मैश नंबर 1 की इक्वेशन लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ। मैश 2 के लिख सकते हैं, आप बोलोगे नहीं। मैश नंबर 3 के लिख सकते हैं, नहीं। तो मैश नंबर 1 की इक्वेशन आपने लिख लो, तो सिंपल लिख सकते हैं। 1 की आपने लिख ली। सेकंड की इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? इस वाले करंट सोर्स से मिलेगी। तो आपने लिख दिया I2 = 5 एम्पियर, डायरेक्टली आंसर। मैश नंबर 3 की इक्वेशन नहीं लिख सकते, तो आप क्या लिखोगे? इसकी इक्वेशन हमको सीधा इस वाले करंट सोर्स से मिल जाएगी, जो भी यहाँ पे लगा होगा। I3 की वैल्यू उसके साथ मैच कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो जितने करंट सोर्स बढ़ते जा रहे हैं, देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट होता जा रहा है, लेकिन एज पर द सुपर मैश एनालिसिस क्वेश्चन उतना इजी होता जा रहा है। वहां पर हमें करंट को करंट के इक्वल करके इक्वेशन लिख देंगे। सर एक के क्वेश्चन ऐसे नहीं बना सकते जैसे कि 6 ओम एंड 7 ओम्स दे आर इन पैरेलल, इन्हें एक कंसीडर करके देन एक स्ट्रेट वायर कर सकते हैं। वो तो बेसिक रूल है। 6 और 7 को पैरेलल लेकर के एक ब्रांच बना दो और दो मैश लेके सॉल्व करो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है अगर आपसे 7 ओम के अक्रॉस पूछ रहा है करंट, तो आप सॉल्व करने के बाद फिर आपको सर्किट को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर 7 में करंट डालनी पड़ेगी, करंट डिवाइड। सर जैसे अगर करंट सोर्स 5 जैसे जो करंट सोर्स है 5 एम्पियर, उसका डायरेक्शन और ये I2 का डायरेक्शन सेम है। अगर सर चेंज होता है तो सर वो साइन चेंज कर देंगे ना, जैसे I2 = -5। बिल्कुल ठीक है सर। यस सर, जिस ब्रांच में 5 ओम वाली रेजिस्टेंस में करंट सोर्स लगा है, अगर वहां पर हम लोग वोल्टेज सोर्स लगा दें तो फिर क्या होगा? वो तो क्वेश्चन कल ही किया था। तो बैटरी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, करंट सोर्स के साथ में ही साथ में अगर लगा दें, अच्छा तो तभी तो आप इक्वेशन तो लिख नहीं पाओगे। वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो इक्वेशन लिख लोगे, लेकिन करंट सोर्स की वजह से आप इक्वेशन तो लिख नहीं पाओगे। तो वहां पर कंसीडर करंट सोर्स ही होगा और उस ब्रांच की करंट को 5 एम्पियर ही लिखेंगे। ये रूल होता है, किसी सेम ब्रांच में करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स दोनों लगे हुए हैं तो करंट उतनी ही फ्लो करती है, इतनी करंट सोर्स की वैल्यू, तो वहां पे करंट सोर्स कंसीडर करें। तो सर मतलब मैश 2 में सर तो मतलब कि I2 = 5 की इक्वेशन आएगी, बाकी सारी चीजें मतलब कोई यूजफुल नहीं रहेगी। यस नहीं, यूजफुल तो सारे हैं, लेकिन नहीं जैसे सर 3 ओम और 2 वोल्ट एज पर द मैश एनालिसिस उसको सिंपलीफाई कर दिया गया। आपको जरूरत नहीं है लिखने की, आपकी इक्वेशन सॉल्व सर मतलब आप समझिए मैश 1 आप इससे समझिए कि आपके ये 3 जो मैश बने ना, आप ये समझिए कि आपके 3 अलग-अलग कमरे हैं, 3 अलग-अलग रूम्स हैं, जहाँ पर आप एक सोर्स से सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, और उसके बाद करंट अलग-अलग जगह डिवाइड हो रही है, ठीक है। लेकिन हम जब एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर इंजीनियरिंग, जहाँ पे सोल्यूशन निकाले गए, जहाँ पे साइंटिस्ट ने वर्क किया, एक मेथोडोलॉजी ढूंढी, तो उस मेथोडोलॉजी को सॉल्व करने का ये एक तरीका है कि आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं सिंपलर वे में। तो एक्चुअली मैश नंबर 2 में सारे कंपोनेंट्स हैं और सारे कंपोनेंट्स का महत्व है, उनकी वैल्यूज है, कंसीडर करनी चाहिए, लेकिन हम कैलकुलेशन की पार्ट की जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। सर मतलब अपन ने इक्वेशन 3 लिखने के लिए अपन ने मैश 1 और मैश 3 को मैश 2 से अलग कर दिया है इस वाले केस में, इस वाले क्वेश्चन में। हाँ सर, इक्वेशन 3 लिखने के लिए जो करंट सोर्स वाली है, हाँ, उसके लिए अपन ने मैश 1 और मैश 3 को अलग कर दिया है मैश 2 से। हाँ मतलब इस वो जो इक्वेशन है उसको और जो आप मैश 1 और 3 से अलग कर दिया है वैसा भी कह सकते हैं। उसको और थोड़ा सिंपल कर देते हैं कि जिस ब्रांच में करंट सोर्स लगा हुआ है केवल उस ब्रांच को देख रहे हैं। अभी हम केवल उस ब्रांच को देख रहे हैं, मतलब अपन ने मैश 1 और मैश 3 को हटा दिया है। हाँ हम लोग एज्यूम किया है कि वो सर्किट का पार्ट नहीं है, ऐसा एज्यूम कर लिया। हाँ सर अटेंडेंस पासवर्ड क्या है? अटेंडेंस का पासवर्ड है बेटा BEEE थ्योरी, सारा कैप्स में, BEEE THEORY थ्योरी, ये अटेंडेंस का पासवर्ड है कैप्स में। सर मेरा एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है सर क्या 2 इक्वेशन के थ्रू सर 3 वेरिएबल्स निकाल सकते हैं हम किसी मेथड के अंदर? हाँ मान लीजिए कि अगर 2 आपने किसी भी तरह से करके 2 ही इक्वेशन बना पाए और अननोन आपके 3 हैं, तो उस केस में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता है। फिर मतलब आपको वैल्यूज पुट करके
जज करना पड़ता है कि कौन सी वैल्यूज जो है वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब हिट एंड रन, मतलब प्रॉपर मेथड कोई नहीं है सर उसको सॉल्व करने से। अपने पास 3 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं बस, और ऊपर से कांस्टेंट भी है बगल में, जीरो नहीं है। नहीं, तो वो आपको उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा, वैल्यूज को पुट करके आप चेक कर सकते हैं। ओके सर। तो यस सर एक 3 फेज एसी का डाउट है सर। 3 फेज एसी का डाउट बेटा आगे क्लियर करेंगे। मैं सारी चीजें बताऊं, छोड़ूंगा कुछ नहीं। 3 फेज एसी का डाउट या तो हम रेमेडियल क्लास रखेंगे सैटरडे में, तब कर लेंगे, आप नोट डाउन कर चलिए, और या फिर जब टर्न आएगा 3 फेज का तब डिस्कस कर लेंगे। अभी केवल इसको रखते हैं, अदरवाइज क्या होता है ना, काफी अदर लोग को फिर कंफ्यूजन हो जाता है चीजों को लेकर के। ठीक है, या तो आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना 3 फेज एसी वाला, मैं उसको आपसे डिस्कस करूंगा। सर बस 1 मिनट का ही था, बस छोटा सा डाउट था सर। अच्छा पूछिए सर। मतलब अपन ने जब वो कंडक्टर लिया था सर उसमें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ पोल, वो स्टेशनरी है ना सर? हाँ वो स्टेशनरी है। तो सर जब अपन ने कंडक्टर को रोटेट करवाया उससे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है। कंडक्टर को जब रोटेट किया ना तो उसकी वजह से हाँ ईएमएफ इंड्यूस, फ्लक्स कट हुआ, फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि एन और एस पोल की वजह से तो फ्लक्स ऑलरेडी बन ही रहा था। मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गई, जो एन से आउटवर्ड जा रहा है एस में इनवर्ड जा रहा है। अब वो फ्लक्स कट होने लगा, और फ्लक्स कट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो सर उससे फिर करंट प्रोड्यूस होता है। हाँ, ईएमएफ अगर आ गया, वोल्टेज सोर्स अगर बन गया, वोल्टेज आ गया, तो करंट फ्लो, सर्किट होगा, करंट फ्लो हो जाएगा। ईएमएफ मतलब वोल्टेज आ गया। हाँ यस सर। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए काफी डिस्कशन हो गया, 1 hour 20 minutes का, और इसको अब मैं कुछ यस सर मेरे को वो बुक, सर मेरे को एक बुक का पूछना था सर। आप एक बुक सजेस्ट करेंगे कि कौन सी अच्छी रहेगी? मतलब सारी बुक अच्छी, मैं किसी बुक को कैसे बोलूं कि कौन सी बुक अच्छी रहेगी या नहीं। आप बुक को देखिए, और किसी बुक्स में आपको किसी चैप्टर में जहाँ पे न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं आप प्रैक्टिस करिए। एक बुक से इंजीनियरिंग नहीं होती, क्योंकि आपने एक बुक पकड़ा और कर लिया। किसी बुक में आपको कुछ पार्ट अच्छा मिल जाएगा, किसी में कुछ और पार्ट अच्छा मिल जाएगा। कंसेप्ट सब में सेम दिए होते हैं। अच्छा है बुरा का मतलब होता है उसकी लैंग्वेज, आपको किस बुक की लैंग्वेज कैसी यूज करनी है। सर जो सिलेबस में वो वाली यूज करें कि जो आपने मूडल में डाली है वो वाली? अभी तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप सिर्फ नोट्स पढ़ते रहो, आप बुक के चक्कर में पढ़ो ही मत। मैं आपको जितना दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ, थ्योरी क्लास दे रहा हूँ, इसी को पढ़ते रहो, आपका टाइम बचेगा ही नहीं करने का। सर आज भी असाइनमेंट आएगा? मैं सोच रहा हूँ इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन डाल देता हूँ, कर लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड करना ही है, आप मतलब उसे करके सबमिट करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको रहेगा प्रैक्टिस करके रखिए। सर खुद की प्रैक्टिस के लिए आप मतलब डाल देंगे? यस एग्जैक्टली कल के लिए डाल देता हूँ। कुछ क्वेश्चन करिए, कल से डिस्कस करेंगे। यस सर कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।